बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं कोकब। आज की स्टोरी का नाम है आसपास। फूल पीली रंगत अख्तियार कर गए थे, जैसे खिज़ां मुस्तकिल ठहर गई हो उन पर। हरे पत्ते भी कुछ खाकस्तरी हो चुके थे और नीली चादर अब नीली नहीं मटियाली हो चुकी थी। पलंग जिस दीवार के साथ लगा हुआ था उस पर दादा अबू की तस्वीर स्याह फ्रेम में सजी हुई थी। एक की बुढ़ापे की तस्वीर थी और एक जवानी की। उसके बराबर वाली दीवार पर पूरी दीवार की लंबाई में शेल्फ लगा था, जिस पर एक तरफ कुछ पर रिसाले और 2-4 किताबें थीं। 2 लंबे लंबे गुलदान बगैर फूलों के और कुछ बर्तन सजे थे, दादी के जहेज के बर्तन, जिन्हें वो दिलो जान से अजीज रखती थीं। तांबे की पतीली, ताम चीनी और सफ़ेद चीनी की कुछ प्लेटें और हरे रंग का शीशे का जग और 4 गिलास, जिन पर फूल बने हुए थे। इसी कमरे में पलंग के सामने वाली दीवारों के साथ लकड़ी का एक सोफा सेट रखा था, जिसकी लकड़ी की पॉलिश और रंग दोनों खराब हो चुके थे। गद्दियां कसरत इस्तेमाल से पिचक गई थीं, फिर भी अभी तक वो ज़ेर इस्तेमाल थीं। दरमियान में फर्श पर जो खाली जगह थी उस पर लकड़ी की मेज़ थी। एक दीवार पर आयतुल कुर्सी का तोगरा लगा हुआ था, जिसका शीशा टूट गया था। कमरे की खिड़की पुरानी वज़ा की थी, निस्बतन छोटी और लोहे की सुलाखों वाली, जिसके पट हरे रंग के थे। इस कमरे की मुस्तकिल मकीन दादी शाइस्ता थीं, मिजाज के एतबार से अपने नाम के बिल्कुल उलट। वैसे इस घर के बेशतर अफराद नामों के हिसाब से ऐसे ही थे। दादी के बड़े बेटे जमाल साहब, जिनका ज़ौक़ शौक़ और शक्ल सूरत के लिहाज से जमाल से कोई वास्ता न था। उनसे छोटे कमाल थे, जिनके अंदर कमाल नाम की कोई शय ना थी, ना शख्सियत, ना हुनर, ना फ़न। फिर बड़ी बहू फ़ख्रुल निसा, वो दूसरी ख़वातीन के लिए क्या मिसाल और फ़ख्र बनती। खुद अपने आप पर ही कोई एतमाद ना था उन्हें। बहुत ही दब्बू, मस्कीन और डरी सहमी, सास और शौहर की ताबेदार और जी हजूर किस्म की बहू थी। उनकी देवरानी थी फहमीदा, काम और अकल दोनों की फोड़। इस कुंबे की जिंदगी और तर्ज जिंदगी देखकर अगर कहा जाए कि इसका बावा आदम ही निराला है, या ये कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, तो गलत ना होगा। बड़ी बहू बेगम ने खाने की ट्रे लाकर सास के सामने रखी, जो उन्होंने पलंग पर बैठे बैठे ही वसूल की। इब्तदा में फ़ख्रुल निसा ने अपने जहेज की मेज़, जो सोफ़ा सेट के साथ की थी, खाने के वक्त उनके पलंग के सामने रखी और उस पर बड़े एहतमाम से खाना लाकर रखा। मगर सास बेगम हत्थे से उखड़ गई। ए हटाओ इसे, जब ये नहीं थी तो क्या हम खाना नहीं खाते थे? उन्होंने खाने की ट्रे उठाकर चारपाई पर रखी और एक घुटना बिछाकर एक खड़ा करके वहीं खाना खाने लगी। अम्मा, चादर पर कुछ गिर न जाए। जलंगा पलंग पर सास को खाना खाते देखकर बहू कुछ मुतरद्दिद होकर बोली। वो शादी के इब्तदाई दिन थे, इसलिए वो सास की हरकतों और बातों से फ़कत मुतरद्दिद और मतुहशी हुआ करती थीं। बाद के दिनों में वो सास और शौहर के मिजाज और ज़ुबानों से बाकायदा खाइफ और खौफजदा हो गई, और अब तक थीं। बीबी, तुम फिक्र ना पालो, चादर ख़राब हुई तो हम खुद धो लेंगे। हाथ पैरों में इतना दम है, मोहताज थोड़ी हैं तुम्हारे। आखिर तुम्हारे आने से पहले भी तो इस घर के काम होते ही थे, या बेटे के ब्याह के बाद बहू के मोहताज हो गए? सास ने अपनी करारी आवाज़ में नई नवेली बहू को ऐसा झाड़ा कि बहू की फिर अगली आवाज़ ना निकली। अब शादी के 20 साल बाद तक भी नहीं निकलती थी। सास और शौहर तो थे ही गज़ब के। कुछ गज़ब कुदरत ने किया कि ऊपर तले 3 बेटियां दे दी और औलादे नरीना कोई नहीं दी, बल्कि एक बेटा हुआ तो था, मगर चंद घंटे जी कर फौत हो गया था। उसके बाद कुछ ऐसी पेचीदगियां हुई कि घर और दुनिया की आबादी बढ़ाने का सिलसिला ही ख़त्म हो गया। सास ने इस पर शुक्र अदा किया। ये शुक्र है अल्लाह का, सिलसिला ख़त्म हो गया, वरना लड़कियों की लाइन लग जाती इस घर में। 3 ही बहुत हैं, जी का जंजाल। लाखों रुपया चाहिए इन्हें भी ठिकाने लगाने के लिए।
वो बाआवाज़ बुलंद खुदा का शुक्र भी अदा करती और साथ साथ बहू बेगम को भी जता देती और सुना देती। वैसे इस घर की रौनक और शोर-गुल में उनकी करारी आवाज़ का भी बहुत अमल दखल था। अपने इक़्तिदार के सिंहासन पलंग पर बैठी बैठी वो पूरी सल्तनत पर ऊपर से नीचे और दोनों बहुओं पर कुंभों समेत हुकूमत कर रही थीं। बर्तनों का ढेर सिंक में जमा हो गया था। अम्मी के जहेज का शोकेस भी धीरे धीरे बर्तनों से खाली हो रहा था। पहले मेलानिन के डिनर सेट के कुछ बर्तन निकले, अब चीनी की प्लेटें भी निकल गईं। कब आएगा ये मनहूस? बीच वाली नेमत की झुंझलाहट आज तीसरे दिन गुस्से में बदल गई थी। इस बेचारे का क्या कसूर? ये तो जिम्मेदारों की नाअहली है। सबसे छोटी उल्फत ने समझदारी की बात की। जिम्मेदारों के लिए ये जरा छोटी गाली है, वो तो सबसे बड़े हैं। नेमत ने गैरत, ज़मीर और हिस्स के आगे बेल लगाकर अपनी गालियों का कोटा पूरा किया। आधे से ज्यादा शहर मुसीबत झेल रहा है, हम कोई अनोखे हैं? सबसे बड़ी रहमत ने सवाल किया। सवाल ये है कि क्यों झेल रहे हैं ये मुसीबत, हम भी और आधे से ज्यादा शहर भी। नेमत का सवाल ज्यादा फिक्र अंगेज था और इस सवाल का जवाब एक आम आदमी से लेकर किसी बड़े सियासतदान, किसी ज़ेरिक पॉलिसी मेकर और सूझबूझ रखने वाला माहिर अपने अपने अंदाज में दे सकता था, मगर उसका जुबानी और अमली हल वो अभी तक किसी के बस में नहीं था। मसला वही था, बहुत पुराना और गंभीर। पानी पहले ही बहुत कम कम आ रहा था, बस जैसे तैसे काम चल रहा था, मगर अब वो कम कम भी गया। 3 दिन हो गए थे, पानी का एक कतरा नहीं आया। ज़ेरे ज़मीन पानी का टैंक तकरीबन खाली हो चुका था। छत पर बनी सीमेंट की टैंकी कल ही खाली हो चुकी थी कि जिससे पानी का नागा शुरू हुआ। उस दिन सुबह में ऊपर नीचे दोनों पोर्शन में कपड़े धुले थे, ये सोचकर के पानी शाम में आ ही जाएगा, मगर ख्वारी का कोई वक्त, मकाम और वजह थोड़ी मुकर्रर है। इस शहर के मकीनों की ख्वारी अगरचा एक मामूल है जिसके आदी भी बन चुके हैं, मगर फिर भी कभी किसी नखरीली लड़की या बिगड़े बच्चे की तरह ठुनक भी पड़ते हैं, वगरना बिजली, पानी, गैस, कचरे के ढेर, टूटी फूटी सड़कें, ट्रैफिक का रश, लोगों का हजूम, मिलावटी अशिया और जाने किन किन मसाइल का शिकार कराची के लोग मसाइल में घिरे और मुश्किलात से नबर्द आजमा ज़िंदगी गुजार ही रहे हैं। इसी दौरान मुस्कुरा भी लेते हैं, हंस भी पड़ते हैं और खुश होने के लिए अपना दिल और ज़र्फ बड़ा कर लेते हैं। और कभी बेतरह गुस्सा आ ही जाता है, जैसे अभी इन लड़कियों को आ रहा था जो बड़ी मुश्किल से 2-4 थीं। बिलाल मीठे पानी का एक कैन कहीं से भर लाया था, वो खाना पकाने और पीने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। एक कैन में खारा पानी था जो सुबह मुंह पर चिपाके मारने और हवाईजे ज़रूरिया से फरागत में इस्तेमाल हो रहा था। इससे ज़्यादा पानी खर्च करने की अय्याशी का मुतहम्मिल कोई नहीं था। बर्तनों का ढेर बढ़ता जा रहा था। बोरिंग का पानी पैसे देकर टैंक में डलवाया जा सकता था, मगर वहाँ भी लाइनें लगी हुई थीं। 24 घंटे की लोड शेडिंग में बिजली आने के वक्फों में बोरिंग वाला मोटर चला चला कर पानी दे रहा था। अभी तक उन लोगों का नंबर ही नहीं आया था। घर में पानी भरने का पाइप था, 2 हफ्ते पहले चोरी हो गया, बहुत आसानी और आराम से। मेन गेट खुला हुआ था, सामने ही सेहन में टैंक के ढक्कन पर पाइप लिपटा हुआ रखा था। कोई बंदा खुदा उठा कर ले गया, किसी को कानो कान खबर न हुई। दादी को भी आहट आई न भिनक पड़ी कि गेट से कोई अंदर दाखिल हुआ है, वरना वो जरा जरा सी आवाज़ या आहट पर फौरन खिड़की से बाहर सेहन में झांक कर जायजा लेती थीं, जिसके ऐन नीचे उनका पलंग बिछा था। इसी खिड़की के जरिए रोशनी, धूप, हवा, आवाज़ें, सबका दाखिला बआसानी अंदर दाखिल हो जाता था। तो बहरहाल पानी भरने के लिए अब या तो अपना पाइप लेकर आए या इंतज़ार करें। बेचारा बिलाल ही ज़रा भाग दौड़ कर लेता था, अपना पानी भी भर लेता था और 2-4 कैन नीचे वालों को भी ला देता था। हमजा की तो बस सारी दिलचस्पी और मेहनत का महवर मरकज़ बॉडी बिल्डिंग क्लब था, जहां पिछले 1 साल से पाबंदी से मेहनत करके उसने अपने मसल्स और 6 पैक्स
कुछ न कुछ तो बना ही लिए थे। शार्क मोबाइल की जान नहीं छोड़ता था, या फिर मोबाइल उसकी जान नहीं छोड़ता था। हर वक्त टूंटियां कानों में घुसेड़े मोबाइल से आंखें चिपका कर रखता था। इन तीनों भाइयों के बीच में दुबली पतली मनहनी सी कोमल थी, जिसके ऊपर माँ और भाइयों ने आधे से ज्यादा किचन की जिम्मेदारी डाल रखी थी। अच्छा, तो अब हम वापसी नेमत, रहमत और उल्फत की तरफ आते हैं, जो बावर्ची खाने में बर्तनों का ढेर देख देख कर पैचोताब खा रही थी, पानी आने की दुआएं कर रही थी। इस बला की गर्मी में जब हर 2 घंटे बाद भी नहाने से सेरी नहीं होती, पानी न होने की वजह से नहाए हुए 2-2 दिन से ज्यादा गुजर जाते थे। 2.5 घंटे की मामूल की लोड शेडिंग के बाद बिजली की दोबारा तशरीफ आवरी हुई थी। तीनों बहनें कमरे में लगे वाहद पंखे के नीचे बैठी खुद को खुश कर रही थीं। पसीने में तरबतर तीनों का बुरा हाल था। इसी वक्त ज़ेरे ज़मीन टैंक का ढक्कन उठाने की आवाज़ आई। यकीनन ये बिलाल था। पानी आ गया क्या? रहमत कमरे से निकल आई। पानी तो नहीं आया, हमारा नंबर आ गया है। बोरंग का पाइप लगा रहा हूँ। बिलाल ने पाइप का सिरा टैंक के अंदर डाला और ढक्कन ऐसे लगाया कि थोड़ा सा खुला हुआ था। मुबारक हो, हमारा नंबर आ गया। मैं तो सबसे पहले नहाऊंगी। रहमत ने पुरजोश होकर अपनी बहनों को इतला दी। खारे पानी से नहाकर तो और बुरा हाल हो जाता है। उल्फत ने नाक सकोड़ी। शुक्र करो पानी का बंदोबस्त हो गया। खारे मीठे के चक्कर में मत पड़ो, जो है उसी से फायदा उठाओ। रहमत बीबी ने बहनों को नसीहत की और साथ ही सवाल भी। बर्तन कौन धो रहा है? मैं धो रही हूँ, मगर पतीलियाँ नहीं मांजूंगी। उल्फत ने पहले ही खबरदार कर दिया। ठीक है, मैं मान दूंगी, लेकिन बर्तन धोकर किचन जरूर साफ कर देना, ऐसे ही न छोड़ देना। रहमत ने ताकीद की। क्या हुआ अम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है? नेमत ने बेड पर लेटी माँ को फिक्रमंद निगाहों से देखा। हाँ ठीक हूँ। वो आंखें मूंदे लेटी थीं। एक तो वो वैसे भी खामोश तबा थी, मगर आजकल तो बिल्कुल ही चुप होकर रह गई थी। नेमत कुछ देर उनके पास खड़ी उन्हें तफक्कुर से देखती रही, फिर वहां से हट गई। वो उनकी परेशानी की वजह समझ गई थी। पता नहीं क्या होगा। पंखे के नीचे वापस अपनी जगह पर बैठकर वो परेशानी के आलम में अपना नाखून कुतरने लगी, जो उसकी बचपन की आदत थी। अल्लाह मियाँ को पता नहीं ये क्या सूझी। एक लड़की में 3 लड़कियों का वजन दे दिया। अपना फूला हुआ बेहंगम सरापा देखते हुए उसने आज़ुर्दगी से सोचा। रही सही कसर सांवली रंगत ने पूरी कर दी थी। दादी को उठते बैठते सबसे ज्यादा नेमत की फिक्र खाई जा रही थी। अरे कौन करेगा इस 12 मन की धोबन से शादी? वो आवाज बुलंद अपनी तशवीश का इजहार करती। क्या पता कोई 12 मन का धोबी मिल जाए। नेमत अपनी बहन के कान में खुसफुस करती। तीनों हंस पड़ती। नेमत मजाजन खुशबाश हंसने हंसाने वाली लड़की थी। अपने डेढ़ डॉल और रंगत को अभी तक तो उसने संजीदगी से नहीं लिया था, मगर परसों दादी ने जो शोशा छोड़ा था वो काफी संगीन था। रिश्ते कराने वाली से पोतियों का कह रखा था, खुसूसन नेमत के लिए, जो है जहाँ है जैसा है की बुनियाद पर वो किसी भी रिश्ते के लिए राजी थी जो रहमत के लिए राजी हो जाए। परसों वचोलन आई थी, नेमत के लिए एक रिश्ता बता रही थी। अगर कहो तो बुला लूं उन्हें? सारी तफसीलात बताकर उसने सवालिया निगाहों से नानी को देखा। हाँ, छुट्टी के दिन ले आना, वो लड़की देख ले, फिर हम भी देख लेंगे। नानी ने नाक से मक्खी उड़ाई। अम्मा, 3 बच्चों का बाप है वो। नेमत की अभी उम्र ही क्या है? बहू बेगम ने वचोलन के जाने के बाद एहतजाज किया। उम्र तो कुछ नहीं, मगर डेढ़ ढोल देखा है। 6 बच्चों की अम्मा लगती है। कौन ब्याहने आएगा? चमड़ी गोरी होती तो फिर भी कुछ आस बंध जाती। रंग भी माशाल्लाह है, किसकी आसरे पर बिठाऊंगी? दादी ने उनके मनमनाते एहतजाज को एक तरफ करते हुए उल्टा उन्हें बातें सुना दी। मगर अम्मा, बहू के बजाय एक माँ बनकर बोलने की हिम्मत दोबारा की, मगर दादी ने फिर बात काट दी। अरे आने तो दो, अभी से क्यों हवा में तीर चला रही हो? क्या खबर बेल मुझे चढ़ती भी है या नहीं?
آج کل تو جوان بچوں کے بوڑھے باپ کو بھی لوگ لڑکی بیاہ دیتے ہیں۔ بڑے نخرے ہیں لڑکے والوں کے، چاہے رنڈوا ہو کئی بچوں کا باپ ہو۔ کیا پتہ تمہاری بیٹی کو پسند کریں نہ کریں۔ دادی کی زبان جب فراٹے بھرتی تو رکنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ اللہ کرے نہ ہی پسند کریں۔ امی مایوس ہو کر وہاں سے اٹھ گئیں۔ آوازیں لڑکیوں کے کانوں میں بھی پڑی۔ لڑکیاں بھی سوچ میں پڑ گئی تھیں۔ صدا کی لاابالی نعمت بھی فکر مند لگ رہی تھی۔ چھٹی کا دن بھی آ ہی گیا اور مہمان بھی آ گئے۔ امی پریشان لگ رہی تھیں۔ نعمت بھی آج کچھ حواس باختہ سی ہو گئی تھی۔ بات بے بات پھوٹنے والی ہنسی کے سوتے آج خوش تھے۔ تینوں بہنیں کچن میں موجود تھیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ اب امی ابھی تک کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی تھیں۔ امی کو بلاؤں؟ رہنے دو، خود ہی آ جائیں گی۔ رحمت نے الفت کو منع کیا۔ بہو، ارے بھائی کہاں ہو؟ مہمان کب سے آئے بیٹھے ہیں؟ دادی کی پاٹ دار آواز دونوں کمروں کی دیواروں کا سینہ چیرتے ہوئے امی کی سماعتوں تک پہنچ گئی۔ توہن کرہن وہ اٹھی، ملگجے کپڑے ویسا ہی دوپٹہ جس کی شکنیں برابر کر کے اسے سر پر اوڑھا اور کمرے سے نکل آئیں۔ دادی کے پاس جانے سے پہلے وہ کچن میں آئیں۔ اوپر دیکھو، کوئی لڑکا ہو تو کولڈ ڈرنک منگوا لو، گلاس میں ڈال کر لے آنا۔ ان کی مخاطب تینوں تھیں یا شاید کوئی بھی نہیں۔ ان کا چہرہ بے تاثر تھا۔ کچھ اور بھی منگوانا ہے؟ نمکو، چپس وغیرہ؟ نہیں۔ انہوں نے ہاتھ ہلایا اور اسی بے تاثر چہرے کے ساتھ دادی کے کمرے میں چلی گئیں، جو بیک وقت دادی کا بیڈ روم اور ڈرائنگ روم دونوں تھا۔ کمرے میں دادی کے علاوہ 3 نفوس تھے، امیدوار خود اور اس کی 2 بہنیں صفیہ و چولن۔ انہیں یہاں پہنچا کر خود واپس چلی گئی تھی۔ اسے اپنے کام کے سلسلے میں کہیں جانا تھا۔ امی سلام کر کے بیٹھ گئیں۔ وہ خاموش تھیں۔ دادی بہنوں سے انٹرویو کر کے شجرہ نسب سمیت ہر بات کی معلومات حاصل کر رہی تھیں۔ لب لباب یہ تھا کہ وہ لوگ شیخ تھے، انہی کے علاقے میں رہتے تھے۔ گھر اپنا تھا، لڑکے کی اپنی دکان تھی، چھوٹا سا جنرل سٹور۔ بیوی فوت ہو گئی تھی، بچے چھوٹے تھے اور عمر 38 سال بتائی تھی۔ ٹھیک ہی بتائی ہوگی، وہ اتنی ہی عمر کا لگ رہا تھا۔ قد کاٹ اور شکل و صورت اچھی تھی، کپڑے بھی اچھے پہن کر آیا تھا، دیکھنے میں کافی معقول اور بھلا لگ رہا تھا۔ بہنیں بھی گوری گوری اور خوبصورت تھیں۔ دادی کو تو لڑکا اور گھرانہ دونوں فوراً ہی بھاگ گئے۔ امی چپ چاپ بیٹھی تھیں، کسی بہن کے پوچھے گئے سوال کا جواب بے دلی سے دے رہی تھیں۔ بہو، بچی کو بلا لو، دادی نے بہو بیگم کو مخاطب کیا۔ جی۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور باہر آ گئیں۔ آ جاؤ، انہوں نے نعمت کو مخاطب کیا جو کچھ سراسیمہ دکھائی دے رہی تھی۔ چند لمحے گومگو کی کیفیت میں کھڑے رہنے کے بعد اس نے کولڈ ڈرنک سے بھرے گلاسوں کی ٹرے اٹھائی اور ماں کے پیچھے پیچھے چل دی۔ گھر میں ایک تو ویسے ہی ہلچل مچی رہتی تھی، مگر آج کچھ زیادہ گہما گہمی تھی۔ اکلوتی اور سب سے بڑی پھپھو، سب سے بڑی سے مراد اپنے دونوں بھائیوں سے بڑی، ماجدہ پھپھو بما اہل و عیال میں کی آئی تھیں۔ ایسا خوش نصیب اور تاریخی موقع تو عید بقرعید پر بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے شوہر اور سارے بچوں کے ساتھ میکے تشریف لائیں۔ لیکن اب ذرا بات الگ تھی۔ بیٹی کی شادی کر رہی تھیں، تاریخ میں ڈھائی دینے آئی تھیں۔ شادی بھی کوئی زیادہ دیر نہیں تھی، یہ مبارک گھڑی فقط 2 ماہ بعد تھی۔ ماجدہ پھپھو دادی کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مصروف تھیں۔ انہیں کمپنی اور پروٹوکول دینے کو ان کی دونوں بھاوجیں بھی موجود تھیں۔ داماد اور لڑکے کچھ دیر نانی کے پاس بیٹھ کر اب اوپر تھے، جہاں کمال صاحب اور ان کے بیٹے مہمانوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ نیچے دادی کے کمرے کے علاوہ مہمانوں کے بیٹھنے کی کہیں اور جگہ نہ تھی۔ ایک کمرہ بڑی بہو کا بیڈ روم تھا، دوسرا کمرہ لڑکیوں کا ٹھکانہ تھا جہاں اب مہمان اور میزبان لڑکیوں کا قبضہ تھا۔ باتوں اور ہنسنے ہنسانے کے درمیان نعمت اور رحمت باری باری کچن کا رخ کر کے اپنے اپنے حصے کی کام دیکھ آئیں۔ نعمت نے پلاؤ کے لیے یخنی چڑھائی ہوئی تھی اور رحمت کا چکن قورمہ بھی چولہے پر بس آخری مراحل میں تھا۔ الفت نے فروٹ کسٹرڈ پہلے ہی فٹافٹ بنا کر فریج میں رکھ دیا تھا، اب اسے سلاد اور رائتہ بنانا تھا، سو وہ بے فکری اور
فرصت کے ساتھ بیٹھی باتیں بنانے اور ہنسنے میں مگن تھی۔ پتہ نہیں کتنی ہنسی آتی ہے ان لڑکیوں کو، جہاں اکٹھی ہو کر بیٹھیں ذرا دیر بعد کل کل کرتے کہہ کے باہر ابلنے لگتے ہیں۔ اس وقت بھی سب کی سب سر جوڑے ہی میں لگی ہوئی تھی۔ ادھر ماجدہ پھپھو اپنی والدہ ماجدہ کی کلاس لے رہی تھی۔ اے اماں، کبھی کمرے کی چیزیں اور سیٹنگ بدلوا لیا کرو۔ اپنے بچپن سے یہی چیزیں اور یہی منظر دیکھ رہی ہوں۔ میرا بھی اب بڑھاپا آ گیا، تمہارا دل نہیں اکتا تھا برسوں سے وہی سب کچھ دیکھ دیکھ کر؟ پھپھو اپنے مخصوص انداز میں بول رہی تھی۔ پرانے تو ہم بھی ہو گئے ہیں، ہمیں دیکھ دیکھ کر بھی سب بیزار ہو گئے، اکتا گئے ہیں، باہر پھینکوا دو ہمیں بھی۔ دادی کو بیٹی کی بات پر ٹھیک ٹھاک تاؤ آ گیا تھا، جھٹ سے شعلہ جوالا بن گئی۔ اب بھی وہی غصہ ہے اماں تمہارا، ناک پر دھرا رہتا ہے۔ کیوں نہ رہے، ہم کیا کسی سے کم ہیں؟ اور ناک آخر ہے کس لیے؟ اونچی رکھنے کے لیے اور غصہ دھرنے کے لیے۔ دادی نے ناک کے استعمال گنوائے اور جملہ حاضرین کی ہنسی نکل گئی۔ بھابھی، تم ہی کبھی سیٹنگ چینج کر دیا کرو۔ پھپھو کا روئے سخن بڑی بھاوج کی طرف ہوا اور وہ گڑبڑا گئی۔ میں کیسے؟ وہ اماں، یہ کام تو میرے مرنے کے بعد ہی ہوگا، جیتے جی تو اپنی چیزوں کو تتر بتر نہ ہونے دوں گی۔ دادی کا جلال پھر اود آیا۔ آپا، شادی کی تیاریاں کتنی ہو گئیں، کتنی رہ گئیں؟ چھوٹی بھاوج نے بر وقت عقل سے کام لے کر موضوع بدلا۔ شادی کی تیاری تو آخری دن تک بھی ختم نہیں ہوتی، بس ہو رہی ہے، روز بازاروں کے چکر لگ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بیٹی کی شادی ہے۔ ماجدہ پھپھو دادی کو چھوڑ کر بھاوج کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ ہاں یہ تو ہے۔ دونوں بھاوجیں شدومت سے ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگیں۔ جب تک وہ بولتی رہتی تھیں دادی خاموش رہتی تھیں، اور دونوں بہویں دادی سے زیادہ ماجدہ پھپھو کو سننے میں دلچسپی رکھتی تھیں، جو دادی کے بالکل الٹ بہت میٹھی زبان اور میٹھے سبھاؤ کی مالک تھیں۔ لڑکیوں کی محفل بدستور جمی تھی۔ اسی دوران نعمت پلاؤ تیار کر کے دم لگا چکی تھی۔ لڑکیوں کی محفل بدستور جمی تھی۔ اسی دوران نعمت پلاؤ تیار کر کے دم لگا چکی تھی۔ رحمت کا چکن قورمہ کب کا تیار ہو گیا تھا۔ الفت نے سلاد رائتہ بنا کر رکھ دیا تھا۔ بلال روٹیاں لینے گیا ہوا تھا، وہ آ جاتا تو دسترخوان لگ جاتا۔ اس مختصر وقفے میں اب جلدی جلدی باتیں سمیٹی جا رہی تھیں۔ پھر کیا ہوا؟ سدرا کا تجسس اپنے عروج پر تھا۔ بس پھر اس آدمی نے خود ہی انکار کر دیا۔ گوری چٹی خوبصورت لڑکی چاہیے تھی اسے، اور اس وقت جان نکل رہی تھی جب وہ کولڈ ڈرنک لے کر مہمانوں تک پہنچی تھی۔ اوہ ہو، 3 بچوں کا باپ اور نخرے دیکھو! اچھا ہوا منع کر دیا خود ہی۔ ویسے نانی کو ضرورت کیا پڑی تھی ایسے اوٹ پٹانگ لوگوں کو بلانے کی؟ سدرا نے ناک سکوڑی۔ بس پتا تو ہے تمہیں دادی کے مزاج اور عادت کا، انہیں لگتا ہے کہ میرا رنگ اور ڈیل ڈول دیکھ کر سب بھاگ جائیں گے۔ نعمت خود اپنے اوپر ہنسنے کا بھی